जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है कि अब जो हमारे पटवारी हैं, नवनियुक्त पटवारी हैं और उनका लगभग पूरा सत्र समाप्त हो गया है। केवल 7 दिन बचे हैं। आखिरी हफ्ता है एक आपकी क्लासेस का, थ्योरी क्लासेस का या क्लासरूम क्लासेस का। इसके बाद आप लोग फील्ड पर पहुंच जाएंगे, जहां पर 30 विषयों पर आपको फील्ड पे करना है काम। और फिर वहां पर आपको आपके जो सीनियर पटवारी हैं, जो आपको असाइंड होंगे, उनके साथ आप काम करेंगे। तो वहाँ पर आपको समस्याएं कम आएंगी, क्योंकि आपके पास वहाँ पर एग्जैक्ट एक व्यक्ति होगा, जो आपको एक व्यक्ति असाइन किया जाएगा, जिसके अंडर में आपको काम करना है। वहाँ से आप काम आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास केवल हमारी जो 2 किताबें हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं वो बची हैं। और इसके अलावा अब आने वाले दिनों में हम केवल आपकी जो बेसिक्स हैं, जो हमको क्वेश्चंस मिले हैं, जो आपकी डाउट्स मिले हैं या जो आपको चाहिए, ज़रूरी है, वो चीज़ें हम आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो आज जो हमारे पास है वो है भूगोलिक नियमावली। इसके पहले हम एक बार बता दें कि हम सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कृषि एवं कृषि सांख्यिकी में, जिसमें हमने कृषि के बारे में बताया था। कृषि सांख्यिकी में विभिन्न सांख्यिकी क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है, कितने प्रकार के पत्रक भरे जाते हैं, इस सब के विषय में चर्चा की थी हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था कर्मयोगी के रूप में पटवारी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक पटवारी जो फील्ड पे जाएगा, जो काम करेगा, तो क्या क्या चीज़ें उसको फॉलो करनी चाहिए, कैसे उसको काम करने चाहिए। और उसी में उसका एक और चीज़ हमने जो पढ़ी थी वो थी विभिन्न योजनाओं के बारे में। ठीक है, विभिन्न योजनाएं। फिर आता है विविध विषय। विविध विषय में हमने पढ़ा था निर्वाचन ड्यूटी, उसके बाद हमने पढ़ा था सत्कार ड्यूटी, उसके बाद हमने पढ़ा था साथ में कि और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, है ना। इसके अलावा हमने फिर वहाँ पर पढ़ा था स्थापना। उसके बाद हमने पढ़ी थी आपकी तरतीब एवं कागजात, जिसमें हमने तरतीब में सारे दस्तावेज, सारे पत्रक, आपके जो जो चीज़ें भरी जाती हैं, जो जो चीज़ें लगती हैं, पटवारी को जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए, उन सब के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सर्वेक्षण की तकनीक पे, जिसमें हमने आपको बताया था जो हमारा बेसिक है सर्वेक्षण का, उसके बारे में। ठीक है, बेसिक जो होता है सर्वेक्षण का, इसके बारे में हमने पढ़ाई की थी और हमने इसमें देखा था कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है वो है भू अभिलेख नियमावली और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। तो आज हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली। ठीक है, अब कुछ लोगों को कहना है कि ये किताब कहाँ मिल रही है। तो जो भी संभागीय स्तर पर आपके जो भी संभाग हैं, जो भी कलेक्ट्रेट हैं, जहाँ पर आपके लॉ की बुक्स मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, आप वहाँ चले जाइए। आपके ज़िलों में भी मिल जाएगी, नहीं तो जैसे ये है जबलपुर लॉ पब्लिकेशन है, ये कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने है ना। इनका फ़ोन नंबर भी आप गूगल पे सर्च करेंगे इनका, तो इनका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं। तारक प्रकाशन है। अमेज़न पे भी अवेलेबल है इनकी किताबें। ठीक है, या आपके जो नियरेस्ट कंपटीशन बुक्स रखते होंगे, जो भी आपके ज़िले में आपके जो नियरेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो इन क्षेत्रों से आते हैं, या कंपटीशन बुक्स जहाँ मिलती हैं, वहाँ पर भी आप संपर्क करेंगे तो वो भी आपको कुरियर करवा सकते हैं बुक, वहाँ से परचेज़ करके। या आपका जो ज़िले का जो भी बुक डिपो होगा, उसको जाकर बोलिएगा कि हमको ये वाली बुक्स चाहिए हैं, तो आपको मंगवा कर दे देगा। ठीक है, इसमें MRP लिखी हुई है 290 पर बुक है, वो अपने हिसाब से वो डिस्काउंट्स देकर आपको बुक्स अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, इसलिए बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके जस्ट बाद, फील्ड ट्रेनिंग के जस्ट बाद, आपको कभी भी नोटिफिकेशन आएगा और आपका टेस्ट हो सकता है। ठीक है, जो पटवारियों का टेस्ट होता है परिवीक्षा अवधि के जस्ट, मतलब इसमें परिवीक्षा अवधि के लिए आपका स्थायी होने के लिए, है ना, जो एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, ये वाला, वो ज़रूरी है। तो उसमें ये इसके MCQs आपको वैरायटी मिल जाएंगी, इसलिए ये बुक ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये भविष्य में भी काम आती है, हम लोगों ने भी अभी तक संभाल कर रखी हुई हैं। कभी कभी पलटाना पड़ता है तो थोड़ा सा आसान होती है ना। जो भी आपको यहाँ पर विषय पढ़ाएंगे, जो भी आपको किताबें पढ़ाई हैं, ये केवल एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, पूरा एक ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ का थोड़ा सा फॉर्म, है ना। पूरी बुक का सिनॉप्सिस, समरी इसमें आपको हेडलाइन बता दिया है, ताकि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो, है ना। और डिटेल में जब आपको कभी ज़रूरत पड़े पढ़ने की इसकी, तो इन सब की बुक्स आती हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स आती हैं, है ना, वो आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं इस बुक के लिए, तो हम आपको बता दें कि ये तो आपने जो पढ़े ये तो ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये 2 है। आपकी राजस्व की नौकरी में, पटवारी की नौकरी में, ये दोनों किताबों का ज्ञान या इन दोनों विषयों का ज्ञान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी पूरी नौकरी केवल इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। ये तो एडिशनल चीज़ें है ना, पर ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो ये डिटेल्ड में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हम जो भी यहाँ कवर कर रहे हैं, हम आपको सिलेबस के हिसाब से ही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो बेसिक चीज़ें टच कर पाएँ जो आपको जानना ज़रूरी है। और अदरवाइज़ आप ये बुक या PDF जो भी ऑनलाइन अवेलेबल हो वो देख सकते हैं। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है हमारी गूगल ड्राइव की लिंक, जहाँ पर आप हमारे ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड या पटवारियों के जो भी विषयों से रिलेटेड नोट्स हैं, नियम हैं, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भू अभिलेख नियमावली, नवीन भू अभिलेख नियमावली। क्योंकि पहले इसमें कई भाग होते थे, अभी इसमें 2 भाग हैं, 1 और 2, है ना। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारी नियमावली।
तो इसमें जो है आपका सबसे पहले है नवीन भू अभिलेख नियमावली भाग 1, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश राजपत्र परिपत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2020 से प्रभावशील हुई है ना। इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला अध्याय है, इसमें 3 अध्याय हैं। तो जो पहला अध्याय है वो बताता है पटवारियों की नियुक्ति, योग्यताएं, दंड, परिवीक्षा एवं स्थायीकरण। तो नियुक्ति के लिए आपको पता है इसकी नियुक्ति क्या है। अभी जो इसकी नियुक्ति है वो किसके तहत हो रही है, मध्य प्रदेश भू अभिलेख एवं बंदोबस्त, है ना। हालांकि बंदोबस्त जो है वो समाप्त हो गया, फिर भी अभी जो आपकी निविदा होगी वो इसी के अंदर होगी, आपके उसमें लिखा हो शायद, या हो सकता है बंदोबस्त हटा दिया हो। तो ये हम लोग के टाइम पे बंदोबस्त ही था। बंदोबस्त की 3य श्रेणी अराजपत्रित, है ना, 3य श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक एवं तकनीकी, कार्यपालिक एवं तकनीकी, नहीं यहाँ ब्रैकेट नहीं है, सॉरी, कार्यपालिक एवं तकनीकी सेवा भर्ती नियम, सेवा भर्ती नियम। ये अच्छे से वो लोग ज़रूर देख लें जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू जिनको देना है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाएगा आप पटवारी थे, अच्छा किस नियम के तहत आपकी भर्ती हुई थी। तो बेसिक पता होना चाहिए कई बार, है ना। एक ये हो गया, इसके तहत आपकी नियुक्ति हुई थी। दूसरी चीज़, इसमें आरक्षण रोस्टर फॉलो किया गया है। प्रति जिलों में जिला के अनुसार आरक्षण का रोस्टर फॉलो किया गया है और उसी आधार पे आपकी रिक्तियाँ भरी गई हैं, ठीक है। जो नियुक्ति हुई है वो कैसे हुई है, एग्ज़ाम के थ्रू हुई है। इसमें आपने परीक्षा दी है, ऑप्शनल परीक्षा थी 100 नंबर की, उसमें आपने परीक्षा दी है और मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है और आपने जो चॉइस भरी थी वो उस पर हुई है सिलेक्शन। पहले 2014 के पहले ये जिला स्तर पे होती थी और सिर्फ जिले के अंदर ही इसमें पोस्टिंग होती थी और जिले के अंदर ही नियुक्तियाँ होती थी। अब इसको राज्य स्तरीय परीक्षा घोषित करके, इसकी राज्य परीक्षा आयोजित करके, राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित करके 2018 से नियुक्तियाँ करवाई गई हैं, है ना। इसलिए इसमें ट्रांसफ़र की, पोस्टिंग की और जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन की, उसकी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं वो पिछले 7 सालों में ही आई हैं, क्योंकि इसके पहले ये जिला स्तरीय होती थी, जिला में ही नोटिफिकेशन निकलता था, जिला के लोग ही एडवर्टाइजमेंट्स फॉलो करते थे और जिला के लोग ही एग्जाम्स देते थे, ठीक है। अब इसमें आता है परिवीक्षा अवधि। तो परिवीक्षा अवधि जो कि शासन ने अंतिम समय पर लागू किया, मतलब पिछली बार जो लागू की थी वो थी परिवीक्षा अवधि 2 साल की, हम लोगों के समय की। अभी के जो समय पर है वो है 3 वर्ष की। 3 वर्ष के दौरान आपको वेतन नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा स्टाइफंड 70, 80 और 90% के आधार पर, ठीक है। तो ये आपकी परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष की है। जैसे ये 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे आपको परिवीक्षा अवधि समाप्त हो जाएगी और आप स्थायीकरण मान लिए जाएंगे, ठीक है। फिर आता है इसमें वरिष्ठता निर्धारण। वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी। अब देखो, वैसे कि सभी लोग लगभग एक ही डेट को ज्वाइन करते हैं, पर यदि कोई व्यक्ति आगे पीछे ज्वाइन करता है तो उस हिसाब से उसकी सीनियरिटी निर्धारित होती है। पहले तो समय का भी रहता था, आजकल समय का नहीं है, सब लोग एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं। वरना पहले किसी ने 11 बजे ज्वाइन किया, किसी ने 11:05 पे ज्वाइन किया, तो 5 मिनट बाद जिसने ज्वाइन किया वो जूनियर हो जाता था, ठीक है। अभी यदि सब लोग एक ही डेट में ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी सीनियरिटी तय हो जाती है। जिसका डेट ऑफ बर्थ पुराना है, जो ओल्ड है, मतलब ओल्ड डेट ऑफ बर्थ में, है ना, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले की है वो सीनियर कहलाएगा और जिसकी डेट ऑफ बर्थ न्यू है वो जूनियर कहलाएगा, यदि डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम है तो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम होने पर, ठीक है, तभी ये फॉलो होगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होगा। फिर जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग अलग होगी, जो आज ज्वाइन कर रहा है वो सीनियर है, जो दूसरे दिन ज्वाइन करेगा वो जूनियर है। पदोन्नति। तो देखो, पदोन्नति के लिए अभी जो RI था इसके ऊपर वाला डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। इस पद की नियुक्तियाँ सरकार नहीं निकाल रही है, तो पटवारियों से ही भर रही है। उसके लिए समय समय पर शासन नियम निकालती है। फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स के बाद फिर ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद पहले ट्रेनिंग होती है, फिर एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम्स के बाद जो भी सिलेक्टेड होते हैं मेरिट लिस्ट पे, उनको RI बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी डाइंग कैडर होने के कारण ये बंद हो गया है, तो अभी कलेक्टर लेवल पे या जिला लेवल पे, कहना चाहिए जिला लेवल पे, RI का प्रभार दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? RI का प्रभार। तो ये आपकी पदोन्नति ऐसी है, प्रभारी पदोन्नति है। क्या है? प्रभारी पदोन्नति। इसमें आपका वेतन नहीं बढ़ेगा, इसमें आपका कोई सुविधाएं नहीं बढ़ जाएंगी आपको केवल उसका कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं स्थानांतरण। क्योंकि पहले यह जो नियुक्ति थी, कौन सी? पटवारी। तो पटवारी की जो नियुक्ति थी वो जिला स्तर की थी, है ना। तो जिला स्तर की नियुक्ति होने पर
कभी कभी लोग इस ज़िले से उस ज़िले, जैसे महिलाओं का विवाह हो गया या कोई रूरल ज़िले में है, उसको थोड़ा अर्बन ज़िला चाहिए बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से, तब स्थानांतरण हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अभी इस समय ये पोस्टिंग राज्य स्तरीय हो गई है। तो राज्य स्तरीय होने के कारण कुछ इसमें अभी संविधान मतलब कुछ इसमें संशोधन भविष्य में आएंगे। अभी तो केवल ये है, संविलियन नीति चलती है। संविलियन नीति के तहत शासन जब पोर्टल खोलेगा तब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए अलग अलग ग्राउंड्स हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है फीमेल्स को है। यदि उनके हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और कहीं पर पोस्टेड हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो वो रेफरेंस देने पर उनका ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। मेल के लिए थोड़ी प्रोसीजर लंबी हो जाती है, उनके पास ऑथेंटिक रीजंस होने चाहिए, है ना, तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये ग्राउंड्स हैं, और जिस व्यक्ति का एक बार इसमें हो गया वो 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। ठीक है, ये नियम है अभी, अब आने वाले समय में बदल जाए तो नहीं कह सकते अपन। ठीक है, ये जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे, मतलब ये अंतर जिला है जिलों के बीच में, और जिला स्तर, जिला अंतर्गत तहसीलों के लिए स्थानांतरण कलेक्टर महोदय या जो एसडीएम महोदय उनके विवेक अनुसार वो कभी भी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से स्थानांतरण कर सकते हैं। लेकिन स्थानांतरण का नियम है 15% से ज़्यादा स्थानांतरण एक बार में नहीं होंगे। यानी कि जो कुल भर्ती है आपकी, यदि मान लीजिए 100 भर्तियां हैं तो केवल एक बार में 15 लोगों के ही स्थानांतरण हो सकते हैं। 200 हैं तो 30 लोगों के ही स्थानांतरण हो सकते हैं। 300 हैं तो 300 हैं तो 45 लोगों के ही स्थानांतरण हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्थानांतरण होते हैं। आचरण अधिनियम, तो आचरण अधिनियम जो मध्य प्रदेश के शासकीय सेवों के लिए लगता है, पूरे के पूरे वही नियम आपके लिए भी लागू होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए कौन से लगते हैं? मध्य प्रदेश के लिए लगता है आपका सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965। ठीक है, तो वही एज इट इज़ आपके लिए लागू होगा। यदि उसकी जानकारी चाहिए होगी तो बताइएगा, तो फिर वो भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, उसको भी देख कर अपन बना देंगे। अदरवाइज बेसिक है, आप PDF देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे वो डली हुई है वो लिंक उसकी। फिर अवकाश, तो अवकाश के लिए हमने बताया था मध्य प्रदेश अवकाश नियम 1977 है। ठीक है, वो लागू होता है आपके लिए। आप मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए सेम लागू होगा जो लागू होगा उसका नियम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई। तो कार्रवाई जो है वो उपखंड अधिकारी राजस्व सक्षम प्राधिकारी होंगे, यानी SDM जो है वो कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। और धारा 104(2) की शक्तियां जो है अधिसूचना दिनांक इसके तहत दी गई हैं उनको, उपखंड अधिकारी को, है ना। अनुकंपा नियुक्ति, अब अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति सेवा के दौरान, पटवारी यदि कोई है और सेवा के दौरान उसकी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए, तो जो उसकी सर्विस बुक पे नॉमिनी अपडेट होगा उसको वह सर्विस के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, मतलब यदि वो कहीं और नौकरी नहीं कर रहा है और वो 18 साल से ऊपर का है, ग्रेजुएट है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद परीक्षा होगी। यदि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है, ठीक है ना, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर उसको जो भी रिक्त पद होंगे पटवारी के अतिरिक्त, बाबू होंगे, सहायक ग्रेड 1 होंगे, भृत्य होंगे, जो भी उसकी योग्यता के अनुसार और उसके परीक्षा अनुत्तीर्ण करने के कारण जो पद होंगे वो उसको दिए जाते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए अभी जो 3+3 का प्रस्ताव गया है, अभी किसी कारण से शायद कैंसिल हो गया, तो अभी 4+2 ही चल रहा है। तो सिलेबस तो लेकिन यही वाला चलेगा और टाइम ये वाला चलेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार ही चलेगा। और प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं राज्य में, लगभग 42 से 43 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, और इसके लिए हाँ एक और परीक्षा के साथ आपकी CPCT की परीक्षा निकालना अनिवार्य है। हमने CPCT के लिए लास्ट वीडियो में बताया भी था कि क्या करना है CPCT के लिए, है ना। हाँ, अब परीक्षा अवधि जो है, पटवारी की परीक्षा अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़वाया जा सकता है। कैसे? CLR महोदय के युक्त कारणों के आधार पर। यानी यदि आपकी कोई परीक्षा कि उनको लगता है कि कोई पटवारी जो है वो अभी दक्ष नहीं है, सक्षम नहीं है, उनको अभी और परीक्षा अवधि दी जानी चाहिए, या किसी ने 1 साल से की लीव ले ली, मान लीजिए मैटरनिटी ले ली, CCL ले लिया कुछ बीच में, तो उसकी परीक्षा अवधि उस अनुसार उस अनुरूप में बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये हो गया अध्याय 1। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। आपको डिटेल में पढ़ना हो तो इसकी PDF ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2 क्या कहता है? पटवारी परीक्षा एवं प्रशिक्षण शाला के प्रावधान। तो प्रशिक्षण परीक्षा मतलब कि हमने आपको बताया जो आपका प्रशिक्षण होगा 4 क्लासरूम और 2 फील्ड का, इसी के आधार पे आपका परीक्षा होगी। 2018 के पहले परीक्षा होती थी सब्जेक्टिव, पेपर लिखना पड़ता था। अब 2018 में जो हम लोगों की परीक्षा हुई थी वो हुई थी ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको कंप्यूटर ऑनलाइन मिलेंगे, कंप्यूटर रूम में बैठकर आपको ये परीक्षा देनी है ना। और वहाँ पर आपको ये 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन सारे ऑप्शनल है, ऑप्शंस आपको चुनने हैं।
फिर आता है आपका प्रशिक्षण अवधि, बता दिया आपको। सैद्धांतिक प्रशिक्षण, अच्छा हाँ, 2 प्रकार का प्रशिक्षण है जिसको हम 4+2 कह रहे हैं बार बार। ये है, एक है सैद्धांतिक, दूसरा है व्यवहारिक, ठीक है। यानी एक क्लासरूम ट्रेनिंग है और ये फील्ड ट्रेनिंग है ना। आपको पहले तो बेसिक पता चलनी चाहिए, थ्योरी क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे किया जाता है। फिर जब आप प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो फील्ड पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको आप संशोधन कर सकते हैं, मतलब संशोधन मतलब उतार सकते हैं उसको अपने उसमें कार्यशैली में। अब जो व्यवहारिक प्रशिक्षण है उसके लिए देखिए, व्यवहारिक प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसको जो प्राचार्य हैं वो प्रशिक्षणार्थियों को भारमुक्त करेंगे, जिला कलेक्टर को सूची देंगे और फिर जिला कलेक्टर उनको भू अभिलेख अधीक्षक के द्वारा उनको तहसील आवंटन करके फील्ड पर भेज देंगे, ठीक है। तो वैसे तहसील सभी को आवंटन हो गई होगी क्योंकि सैलरी भी आ रही है ना। और जिनकी नहीं आ रही आ जाएगी, निश्चिंत रहें। भले इकट्ठे आए, हम लोग की 6 महीने की इकट्ठे आई थी तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिर आती परीक्षा। तो परीक्षा के बारे में हम बता चुके हैं कि 100 प्रश्न होंगे, है ना। 100 अंकों का पेपर होगा, 4-4 अंक के, मतलब 25-25 वर्ग के 400, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 400 नंबर के। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता 75% की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी विशेष कारण में अनुमति प्राप्त 65% भी यदि होगा तो प्राचार्य महोदय के ऊपर निर्भर करेगा वो, है ना। मतलब यदि प्राचार्य चाहेंगे कि कोई उपस्थित 75 नहीं हो पाया, कुछ 65% तक भी उपस्थित है, लेकिन उसके पास यदि कारण है तो ही वो उसको अलाउ कर पाएंगे। और असाइनमेंट फाइल इंपॉर्टेंट है। यदि एसडीएम के सामने यदि जो असाइनमेंट फाइल है एसडीएम के साइन से वो फॉरवर्ड की गई है एसएलआर ऑफिस में या कलेक्ट्रेट कार्यालय, तभी उसको वो परीक्षा देने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षक जो होंगे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे, रिटायर्ड आरआई, रिटायर्ड नायब तहसीलदार, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, अलग अलग जिलों में वो अपना आवेदन देंगे और उस आवेदन के आधार पर उनको प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक दोनों परीक्षाओं में पृथक पृथक रूप से सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50%, यानी ओबीसी और जनरल वालों के लिए 50% एग्जाम का क्वालिफिकेशन है और एसटी और एससी वालों के लिए 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स है। यानी कि यदि 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर चाहिए ही चाहिए, 400 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कहलाएंगे। अधिकतम अवसर केवल 3 अवसर दिए जाएंगे। मान लीजिए आप एक बार परीक्षा में फेल हो जाएंगे, दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा फेल हो जाएंगे तीसरी बार, और तीसरी बार फेल हो गए तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 अवसर आपको परीक्षा में मिलेंगे परीक्षा निकालने के लिए, ठीक है। अब सैद्धांतिक प्रशिक्षण के विषय, तो ये आपको सब लोगों को सिलेबस हमने बताया हुआ था, है ना। सिलेबस के बारे में चर्चा भी की है हमने। तो सबसे पहले तो जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण है उसमें भू राजस्व संहिता था, जिसमें कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, जो न्याय संहिता हो गई, सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, भू अर्जन, पुनर्वासन, पंचायत राज, नगरपालिका निगम, नगरपालिका अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, ये सब आप लोग की क्लासेस में पढ़ाया जा चुका होगा, है ना। इनमें यदि किसी को लगेगा थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत हम जब हम भू राजस्व संहिता पढ़ेंगे तब हम उसमें एक बार हल्का हल्का बता देंगे आपको। हालांकि वो टेक्निकल है पूरा, यदि आप खुद से पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ऐसे बताने से इतना ईजिली नहीं आएगा, या तो फिर कोई एक्सपर्ट हो। अपन तो एक्सपर्ट है नहीं, अपन भी पढ़कर ही बता रहे हैं आपको, है ना। फिर भू अभिलेख एवं उससे संबंधित नियम, तो उसके लिए भू अभिलेख नियमावली, भू सर्वेक्षण, सीमांकन, जीआईएस, कंप्यूटर व्यवहारिक में वेब जीआईएस संबंधित आरसीएमएस, सारा, है ना, ये सब हम बता चुके हैं आपको। तो इसमें हमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप फील्ड पे जाएंगे तो आपको खुद ईजी लगेगा सब कुछ। पटवारी के कर्तव्यों से जुड़े अन्य विभागों से संबंधित, तो कृषि से फसल गिरदावरी, फसल कटाई, पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, प्रतिवेदन तैयार कराना, ठीक है। तो ये है आपका सैद्धांतिक। अब आएगा मेन जो आपके लिए व्यवहारिक रहेगा, उसमें नामांतरण के प्रकरण, बंटवारा के प्रकरण, प्राकृतिक आपदा के प्रकरण, सीमांकन के प्रकरण, शासकीय भूमि पर कब्जा के प्रकरण, फसल कटाई प्रयोग, गरीबी रेखा की अपील, जाति प्रमाण पत्र, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, नक्शा तरमीम, भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, फसल गिरदावरी, भूलेख पोर्टल डेटा सुधार, है ना। ये सब चीज़ें रहेंगी आपकी देखने के लिए। जब आप जाएंगे तो आपको खुद ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हो गया अध्याय 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बेसिक सी बातें थी। हमने पहले पढ़ा पटवारी की नियुक्ति, दंड, उसके बारे में, फिर हमने पढ़ा पटवारी की प्रशिक्षणशाला एग्जाम के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं पटवारियों के विविध कर्तव्य संबंधी नियम एवं निर्देश। तो देखो भाई, पटवारी के जो बेसिक कार्य हैं वो क्या है। सबसे पहले तो आपको एक दैनंदिनी मेंटेन करनी चाहिए इसके अनुसार, है ना। दैनंदिनी यानी P8 में क्या लिखा जाता है। देखो P8 का जो फॉर्मेट है, P8 क्यों बनाया जाता है, P8 इसलिए बनाया जाता है, अब तो खैर ऐसा नहीं हो रहा है, पहले आपकी P8 के आधार पे आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट होती थी और उस अटेंडेंस के आधार पे आपको सैलरी मिलती थी, ठीक है। अभी ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी पहले इसमें P8 होता था
तो पीएड क्या होता था, एक रजिस्टर या एक डायरी आप ले लीजिए, या शासकीय भी मिलती थी, है ना। क्रमांक 1, दिनांक 2, है ना, स्थान 3, किए गए कार्य का विवरण, किए गए कार्य का विवरण, ठीक है। पहले ये स्थान की जगह मुकाम लिखा होता था, यानी आज आप रात कहाँ रुकेंगे। तो जैसे आज की डेट क्या हो गई, 30 जून, सॉरी ओहो चलो 30 जून 24, ठीक है। स्थान कहाँ, कटनी, भाई हम कटनी में ही रुकेंगे। किए गए कार्य, तो आज हमने क्या किया, एक राम किशोर का बंटवारा किया, राम किशोर का बंटवारा किया, ठीक है। सुरेश की अपील, सुरेश की सीमांकन की अपील सुलझाई, ठीक है। तीसरा, हमने तहसीलदार महोदय के फ़ोन पर एक सीएम हेल्पलाइन बंद करवाई, महोदय के मौखिक निर्देश पर, है ना, सीएम हेल्पलाइन बंद कराई। चौथा क्या किया हमने, 3 नक्शे काटे, चाहे तो खसरा नंबर लिख दो, कौन कौन से नक्शे काटे, 14/3, 13/8 और 15/6/2। ऐसे करके आप जितने भी आपने कार्य किए होंगे उसकी आप डिटेल इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दैनंदिनी बनाना। दैनंदिनी के बाद अभिलेखों को अच्छी स्थिति में रखना, जो भी आपको रिकॉर्ड दिया जाएगा शासन के द्वारा, आपके सीनियर पटवारी के द्वारा चार्ज में, उनको बहुत संभाल कर रखना है। यदि वो फट गए हैं तो बाइंडिंग कराइए, यदि वो ख़राब हो रहे हैं, चिथड़े में हैं, तो उसको जमा करके दूसरे के लिए आवेदन करिए, है ना। यदि आप उसको रखेंगे और ख़राब हो जाएगा तो अगली बार जब आप किसी को देंगे तो यही माना जाएगा कि आपने ख़राब किया, क्योंकि आपने तो सूचित किया नहीं। क्योंकि चार्ज सूची में तो ये लिखा रहता मिसल दी गई, ये नहीं लिखा रहता मिसल कैसी दी गई, है ना। तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखें, आपको जो भी मिले उसको संभाल के रखें। समय समय पर निरीक्षण करवाएं, जो भी अधिकार अभिलेख आपका निरीक्षण करते हैं, राजस्व निरीक्षक हों, एसएलआर हों, तहसीलदार हों, उनको निरीक्षण कराएं ताकि उसको सुधारा जा सके, है ना। और प्रतियों, भू अभिलेख की प्रतियों को भेजना, यदि तहसीलदार महोदय आपको कह रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, तो जो भी प्रतिलिपि है निर्देश अनुसार, आदेश अनुसार उनको सत्यापित करके भेजना, ठीक है। हालांकि अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक उपलब्ध है, फिर आता है विशिष्ट घटनाओं की रिपोर्ट। अब देखो, पटवारी सिर्फ भूमि के संबंध में नहीं, हमने पिछली बार भी बताया था आपको, जैसे मान लीजिए किसी की बिना उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई, कोई व्यक्ति है जिसका कोई वारसान नहीं है, कोई विधिक वारसान नहीं है, तो उसकी जानकारी क्या करना है, पटवारी जी को शासन को देना है, ताकि क्या हो, खाता राजगामी हो जाए, ठीक है। फिर कोटवार अथवा पटेलों की मृत्यु हो जाए तो उनकी जानकारी, उनके जो परिवर्तन करना है, कोटवार आपको नियुक्त करवाना है, तो उसके लिए पहले आपको, आपकी तरफ से जानकारी शासन को चली जाए। फिर आबादी, सेवा भूमि, निस्तार अधिकारियों के प्रयोग के लिए पृथक रखी गई भूमि, वाजिब उलर्ज धारा 233 का के अधीन लोक प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई भूमि, इन किसी भी भूमियों पर जो कि सरकार किसी प्राधिकरण नियमित की गई हो, उन भूमि पर कोई अतिक्रमण करे उसकी जानकारी, उन शर्तों का उल्लंघन जिसके अधीन राज्य सरकार से कोई अनुदान अथवा भूमि का पट्टा लिया गया हो, सीमा अथवा सर्वेक्षण चिन्हों के नष्ट होने की जानकारी, फसलों की स्थिति की जानकारी, निस्तार पत्रक की जानकारी, भूमि स्वामी द्वारा भूमि का परित्याग कर दिया जाना, है ना। बाढ़ की मिट्टी रेत जमा हो जाने से, जल भराव होने के कारण कृषि भूमि का स्थायी रूप से नुकसान होना, जल आपूर्ति का स्थायी रूप से अनुपयोगी हो जाना, ठीक है, जिससे भूमि की सिंचाई होती है। कृषक भूमि तथा आबादी भूमि का उस प्रयोजन से जिसके लिए वह रखी गई है, यदि उसके अलावा कोई और विवर्तन किया जा रहा है और जिसकी सूचना सरकार को नहीं दी गई है, उसकी जानकारी पटवारी को देना है। इसके बाद आता है तत्काल रिपोर्ट। तो तत्काल रिपोर्ट यानी कि जैसे कि आपको बताया आरबीसी 64 है ना, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कोई आपदा है, ओलावृष्टि, टिड्डियाँ, पाला, आग, बाढ़, ठीक है, इसके कारण जन माल कृषि हानि, फसल हानि हो रही है, तो उसकी जानकारी शासन को तुरंत देना। धारा 240, 241 के अधीन बताए गए नियमों का कोई उल्लंघन हो रहा है, उसके शासन को जानकारी देना। किसी खदान से विधिपूर्ण प्राधिकार के, मतलब बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सूचना के किसी खान से खनिजों का निकालना या हटाना या भंडारण करना, ठीक है। फिर भूमि के अधिकार के अर्जन के बारे में सूचना देना। धारा 59 जिसको कहती है, क्या कहती है कि पटवारी भूमि में अधिकांश अधिकारों अथवा हितों के अर्जन की रिपोर्ट एक रजिस्टर बना कर देना। सिवाय आमदनी का रजिस्टर बनाना, सर्वेक्षण, निरीक्षण तथा रिपोर्ट, कलेक्टर के आदेशों का अनुपालन, जो विभिन्न योजनाओं के बारे में शासन से आप बता रहे हैं उनकी जानकारी, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर दूसरा जो अपन ने यही पढ़ा, विविध कर्तव्यों के संबंध में निर्देश। तो सबसे पहले तो दैनंदिनी पढ़ी हमने। हल्का मुख्यालय, आपका मुख्यालय जो है वो तहसील कर दिया गया, पहले हल्का था, अभी जो है तहसील कर दिया गया। तो तहसील मुख्यालय में उपलब्ध रहना, बिना किसी को सूचित किए, बिना किसी से अनुमति लिए मुख्यालय छोड़कर नहीं जाना, ठीक है। भूलेख पोर्टल पर जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका विधिवत रिकॉर्ड रखना, ताकि आपने किस आदेश पे किया है,
ठीक है। खसरा निकाल कर खसरा परिवर्तन करने की जानकारी लेना, समय समय पर B1 वाचन कराना, पड़ती को शासन को पड़ती के विषय में अवगत कराना, ठीक है। सिंचाई और सिंचाई के साधनों की जानकारी देना, ठीक है। इसमें सिवाय आय पंजी का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। है ना। अब जो पटवारी होगा, जैसे हमने बताया भी था ई बस्ता, तो क्या होता है, देखिए पहले तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पंजियाँ होती थी, है ना। बहुत सारी पंजियाँ लोगों को रखना पड़ता था अपने पास। जब हम चार्ज में, किसी को चार्ज मिलता था तो उसको बहुत सारी पंजियाँ मिलती थी। अब जो है केवल इलेक्ट्रॉनिक से सारी चीज़ें मिलती। पंजियों में केवल 2 पंजियाँ मुख्यतः मिलती हैं, 3 पंजियाँ। पहला मिलती है डायवर्जन पंजी, है ना। दूसरी मिलती है अतिक्रमण या बेजा कब्जा पंजी, ठीक है। और यदि किसी के पास मिल जाएगी तो तीसरी जो मिल जाती है आजकल, कौन सी मिलती है, नक्शा तरमीम पंजी मिल गई, है ना, ये मिल जाती है। इसके अलावा सब ऑनलाइन है। ई बस्ता जो है, तो ई बस्ता में क्या क्या मिलता है, मिसल मिल जाएगी PDF में, सॉरी मिसल, खसरा मिल जाएगा, B1 मिल जाएगी, नक्शा PDF में अभी नहीं आ रहा है, वो भी आ जाएगा जल्दी, ठीक है। बाकी फिर ये आपको WebGIS में मिलेगा। सारा में आप लॉगिन, उसमें RCMS में लॉगिन करेंगे तो वहाँ संशोधन पंजी उपलब्ध है। कुछ गाँव की दिखने लगी है, कुछ गाँव की दिखेगी अभी, ठीक है। अतिक्रमण पंजी भी वहाँ पर उपलब्ध है। यदि बनाई गई है आपके गांव में, कोई कब्जे नोटिस दिलवाए गए हैं, तो ये RCMS से मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा तंगी प्रकार, गुनिया और नक्शे जो हैं वो तो उपलब्ध है ही है ना। फिर आते हैं इसके, हमने अध्याय 3 देख लिए, अब आते हैं अध्याय चौथा अध्याय जो है वो राजस्व निरीक्षक के बारे में। राजस्व निरीक्षक की योग्यता, नियुक्ति, दंड, परिवीक्षा एवं स्थायीकरण, है ना। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगला जो आपका पद आपको मिलेगा, जो मतलब यदि प्रभार भी मिलेगा तो आपको RI का ही मिलेगा, तब आपको भू अभिलेख नियमावली का अध्याय 4 पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको ये बताया गया है, इसमें दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है, चयन प्रक्रिया, तो राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति जो आपके लिए था सेम है। तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक एवं तकनीकी सेवा भर्ती नियम 2012। आरक्षण रोस्टर सेम है जैसे आपके लिए था। अहर्ताएँ, तो आपके लिए था क्या था, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर यानी CPCT का एग्ज़ाम। इनके लिए क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी 12वीं तथा सर्वे में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, है ना, सर्वे में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। नियुक्ति, राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति सीधे भर्ती होती है। अभी कभी कभी पिछले 2 सालों में तो हुई हैं सिविल इंजीनियर्स की भर्तियां, 2015 में, 2017 में। इसके अतिरिक्त जो है पटवारियों से डायरेक्ट भरी जाती है, ठीक है। फिर आता है पदस्थापना, तो जो इनकी पदस्थापना होती है वो कहाँ होती है, कार्यालय भू अभिलेख में होती है इनकी पदस्थापना। इनके लिए भी सेम आचरण अधिनियम 1965 लागू होगा। इनका स्थानांतरण एक ज़िले से दूसरे ज़िले में होता रहता है, और जो ये है इसमें स्थानांतरण नीति के तहत ही इनके स्थानांतरण होते हैं। अवकाश वही लागू होंगे जो अपने लिए हैं। मध्य प्रदेश अवकाश नियम 1977, अनुशासनिक कार्रवाई जो है इनके ऊपर कलेक्टर महोदय द्वारा की जा सकती है, हमारे ऊपर SDM करते हैं। अनुकंपा नियुक्ति, इनके लिए भी यदि कोई जो अनुकंपा नियुक्ति होती है इनकी, उनको भी शासन द्वारा जो भी संभव होगा उसके पद पर होगा, ठीक है। और मतलब कि वारसान को, जो इनके वारसान होंगे उनको राजस्व निरीक्षक नहीं, इनको पटवारी सहायक ग्रेड 3 या भृत्य के रूप में नियुक्ति दी जाती है ना, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। फिर वरिष्ठता निर्धारण वही है जैसे हमारे लिए था। पदोन्नति जो है इनका नायब तहसीलदार के पद पर या सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के पद पर पदोन्नति समय समय पर शासन द्वारा की जाती है। प्रशिक्षण जो है इनकी, प्रशिक्षण जो होता है कहाँ पर होता है, प्रशिक्षण शाला में होता है। राजस्व निरीक्षक की प्रशिक्षण शाला है जहाँ पर, वहाँ पर होता है इनका। परिवीक्षा अवधि जो होती है इनकी भी 2 वर्ष की होती है और शासन द्वारा घटाई जा सकती है। स्थायीकरण 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पूरी होने के बाद हो जाता है, ठीक है। इसको CLR को पत्र लिखेंगे तो वो हो जाएगा, उस पे आधार पर निर्भर करता है। फिर आता है इनकी परीक्षा एवं प्रशिक्षणशाला, तो वही जैसे हमारे लिए था सेम है। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर रहेगा इनका, CLR ऑफिस ग्वालियर में रहेगा इनका। राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षणशाला वहीं पर है, वहाँ पर इनकी अवधि 9 माह की होती है। 9 माह की ट्रेनिंग इनको मिलती है। प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षण की सूची इनकी दी हुई है इसी में अलग से, ठीक है। फिर परीक्षा जो होगी, परीक्षा अनुसूची 2 के अनुरूप होती है। इसका पेपर जो है CLR महोदय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता वही है कि 50% कम हो, प्रशिक्षण 9 माह के प्रशिक्षण के दौरान कम से कम इनकी जो अटेंडेंस है वो 75% होनी चाहिए, और यदि कम है तो 65% होनी चाहिए, जिसके लिए बाकी की अनुमति होनी चाहिए कि बाकी आपने बहुत अत्यावश्यक होने पर लिया था। प्रशिक्षक इनके लिए भी सेम है, रिटायर्ड होने चाहिए, रिटायर्ड कर्मचारी हमारे RI, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, इनके लिए जो प्राप्तांक है वो है 48%। हमारे लिए 50 था, इनके लिए 48% है। ठीक है, यदि 48% क्वालिफाइंग मार्क्स है इनके लिए, और इनको भी अधिकतम अवसर 3 अवसर मिलते हैं। ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है, इसमें सर्वे व्यवहारिक है, कृषि सांख्यिकी है, डिटेल्ड में सर्वे सैद्धांतिक एवं राजस्व सर्वेक्षण है, हाँ, और भू अभिलेख नियम है, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का व्यवहारीकरण है। तो जो इनका 3 घंटे का पेपर होगा, 8 सब्जेक्ट का पेपर होता है इसमें, कुल 750 मार्क्स का पेपर है कुल। ठीक है, फिर आता अध्याय 6, जिसमें RI के विभिन्न कार्य दिए हुए हैं। तो RI के जो विभिन्न कार्य हैं वो पटवारियों के कार्यों का अधीक्षण करना। सबसे पहले तो RI के जो मुख्य कार्य जो था, मतलब पहले, अभी पद डाइंग कैडर हो गया और अब लगभग काफ़ी सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, तो अब अधिकतम प्रभारी हैं। तो उनका मुख्य काम है जो पटवारी द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका निरीक्षण करना, अधीक्षण करना, और उस पर जो कमियां उसको सुधरवाना। ठीक है, और मतलब जो उनके अधिकारी हैं उनको सूचित करना कि इसमें ये कमी पाई गई है या इसमें ये कार्य अच्छा पाया गया है। भू अभिलेखों का सहायक क्षेत्र अभिलेखों का यथार्थ रूप से, पहले तो सीमांकन कार्य जो है मुख्य कार्य RI का था। भू अभिलेख के जो रिपोर्ट लगती हैं अभिलेख सुधार वाली, वो मुख्य कार्य था। अब उसमें पटवारी कार्य कर रहे हैं, तो इनका काम होता है कि उसमें सहायक बनना या उस कार्य को मॉनिटरिंग करना। ठीक है, ट्रावर्स तथा सीमा चिन्हों इत्यादियों की समुचित मुरम्मत करवाना, हलकों का समय समय पर भ्रमण करना, डायरी संधारण करना और पटवारियों की डायरी देखना, फसल कटाई प्रयोग, सबसे ज़्यादा जो फसल कटाई प्रयोग आते थे वो राजस्व निरीक्षक के आते थे। सर्वेक्षण जो है वो कार्य राजस्व निरीक्षक का था। स्थानीय जांच, उपज का पूर्वानुमान RI द्वारा दिया जाता है। कृषि मूल्यों के विवरण का प्रस्तुत किया जाना RI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डायवर्जन की जो जानकारी है या डायवर्जन की जो मॉनिटरिंग है, B2 बनाया जाना जो है वो RI का कार्य है। नक्शों और रजिस्ट्रों की जांच RI द्वारा की जाती थी। भूमि का मापन तथा सीमा चिन्ह लगाया जाना RI। ठीक है, जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी पटवारी द्वारा, जिनस्वार बनाया जाएगा RI द्वारा, है ना, इस तरीके से, और जो भी अन्य कार्य शासन द्वारा सौंपे जाएंगे। इनकी भी डायरी बनती है, इसमें केवल दिनांक, स्थान और कार्य का विवरण रहता है। फिर आता अध्याय 7। अध्याय 7 में सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के बारे में दिए हुए उनके कर्तव्य। तो सहायक अधीक्षक भू अभिलेख जो है वो PSC से डायरेक्ट क्वालिफाई होकर भी आते हैं, नहीं तो RI से प्रमोट होकर भी बनते हैं, ASLR जिसको हम कहते हैं, सहायक, है ना, अधीक्षक भू अभिलेख, है ना, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी ASLR, और इसके पहले हम जो पढ़ रहे थे वो राजस्व निरीक्षक यानी RI, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, है ना। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, इनको SLR महोदय द्वारा तहसील आवंटित होती है, और उस तहसील का ये क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं कार्यों की, योजनाओं की, कार्यों की, है ना। और जो भू अभिलेख द्वारा, जो भी आयुक्त भू अभिलेख द्वारा कार्य दिए जाते हैं उसकी भी ये समीक्षा करते हैं। ठीक है।